हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप, वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज, ठीक है, आईएएस की। और ये विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज आपको देखने को मिलेगी। इसका 24 हमने सॉल्व कर लिया है। अगर उसको आप लोगों ने नहीं देखा है तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से देख सकते हैं। और ये 25 नंबर टेस्ट है, ठीक है। और ये हिंदी में पूरा डिस्कशन होने वाला है, तो आप इसे इंजॉय कर सकते हैं। और इसमें अच्छे क्वेश्चन तो हैं ही हैं, क्योंकि विजन की टेस्ट सीरीज बहुत ही अच्छी होती है, जो हमारी यूपीएससी के लिए होती प्री की, ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मैंने उसका लिंक नीचे दे दिया है, तो वहाँ से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और उसको एक बार पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि उसका जो एनालिसिस है पूरा, मतलब उसको पढ़ लीजिएगा। क्योंकि अगर वो एनालिसिस मैं यहाँ करने बैठूंगा तो कम से कम एक एसटी को सॉल्व करने में 4 घंटे लग जाएंगे। तो मैं केवल मतलब क्वेश्चन पढ़ूंगा, आंसर बताऊंगा, और जितना हो सकेगा उतना डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा साथ ही में। बाकी जितना है आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए उसको पीडीएफ से। उसको पढ़ना आप एक बार देख लेंगे ना, तो वो सारे क्वेश्चन आपको देख लेंगे। तो उसका डिस्क्रिप्शन बहुत लंबा होता है, तो उसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा उसका। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो इसमें कहा है कि फर्स्ट में देखा, इसमें कहा गया कि निम्नलिखित मंदिरों में से कौन एहोल क्षेत्र में पाया जाता है। तो ए फर्स्ट है कि रावलपिंडी गुफा मंदिर, सेकंड है दुर्गा मंदिर, थर्ड है लाड खान मंदिर। तो इसमें ये तीनों जो है हमारे पाए जाते हैं एहोल क्षेत्र में। तो डी ऑप्शन इसका सही हो गया। और ये मतलब एक 100 मंदिरों का एक लगभग समूह है एहोल क्षेत्र में। इसमें आपको बौद्ध, हिंदू और जैन तीनों के मंदिर देखने को मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि संसद में विनियोग विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है, इस विधेयक को पारित किए बिना भारत की संचित निधि से कोई धनराशि नहीं निकाली जा सकती। सेकेंड है कि इसमें भारत की संचित निधि पर भारित गैर मतदान योग्य व्यय सम्मिलित होते हैं। थर्ड है कि विधेयक के अनुदान की मांग से संबंधित मतदान योग्य घटकों में संशोधन किया जा सकता है। तो हमारा इसमें जो ऑप्शन है ये ए सही है, क्योंकि जो फर्स्ट और सेकेंड हमारे तो सही है। इसमें पारित किए बिना मतलब इस विधेयक को पारित किए बिना संचित निधि से कोई धनराशि नहीं निकाली जा सकती। और थर्ड सेकेंड है कि इसमें संचित निधि में भारित गैर मतदान योग्य व्यय सम्मिलित होते हैं। तो ये भी सही है। लेकिन ये जो कहा गया है कि इसमें अनुदान में मतदान योग्य घटकों में संशोधन किया जा सकता है, तो नहीं है, ये संशोधन नहीं किया जा सकता इसमें, ठीक है। और इसका उल्लेख आर्टिकल 113 में किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि अर्थशास्त्र के संदर्भ में टोबिन टैक्स क्या है। तो फर्स्ट है, यह ऋण बाह्यदाताओं द्वारा लेन देन आरोपित कर है। यह अल्पकालिक पूंजीगत मूल मुद्रा लेन देन पर आरोपित कर है। सी ऑप्शन है कि यह 3 वर्ष से अधिक समय तक धारित पूंजीगत परिसंपत्तियों पर आरोपित कर है। डी ऑप्शन है, यह शून्य कर कंपनियों पर आरोपित है, मतलब शून्य कर कंपनियों पर आरोपित है। तो इसका ऑप्शन बी सही है हमारा, कि यह अल्पकालिक पूंजीगत मुद्रा लेन देन पर आरोपित कर है। और इसे रॉबिन हुड टैक्स भी कहते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि पारंपरिक रंगमंच शैली की निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है, यह नृत्य, संगीत और अभिनय का अनूठा संगम है। इसमें व्यंग, परिहास, हास्य या नुकृत्य के माध्यम से कृषक समुदाय के जीवन शैली और सामाजिक परंपराओं को चित्रित किया जाता है। थर्ड है, यह जम्मू और कश्मीर से संबद्ध है। तो इसमें बताना है किस नृत्य के बारे में ये बताया गया है। ए ऑप्शन है कि भांड पाथेर नृत्य, और बी है स्वांग, सी है हाफिजा, और डी है नौटंकी। तो इसका ऑप्शन ए सही है। जो भांड पाथेर है ये जम्मू कश्मीर का नृत्य है, इसी के बारे में इसका पूरा ये इसकी विशेषताएं हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि हाल ही में आरबीआई के गवर्नर ने चेतावनी दी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को कोबरा प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। कोबरा प्रभाव से आप क्या समझते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है, यह अर्थव्यवस्था में उपभोग में व्यय में गिरावट के कारण होने वाली आर्थिक मंदी में भारी कमी का प्रभाव है। सेकेंड है, बी ऑप्शन है कि यह एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें अच्छे प्रयोजनों के साथ प्रारंभ एक आर्थिक कार्यक्रम अनअपेक्षित परिणामों का कारण स्थिति को अधिक बदतर कर देता है। सी ऑप्शन है कि यह वह स्थिति संदर्भित करता है जिसमें वैश्विक स्तर पर बढ़ती संरक्षणवादी नीतियों से देश के वैश्विक व्यापार और निर्यात में गिरावट आती है। डी ऑप्शन है कि यह कृषि अर्थव्यवस्था पर गिरते बाजार मूल्य स्तरों के प्रभाव को संदर्भित करता है, जो अर्थव्यवस्था मंदी को त्वरित करता है। तो इसका जो ऑप्शन बिल्कुल सटीक जो ये कहता है कि कोबरा प्रभाव के बारे में, तो ये बी ऑप्शन सही है। यह एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें
अच्छे प्रयोजन के साथ प्रारंभ एक आर्थिक कार्यक्रम अनअपेक्षित परिणामों के कारण स्थिति को अधिक बदतर कर देता है। कि मतलब पहले तो जैसे जिस चीज़ में हम कुछ कोई काम करते हैं, किसी को पुरस्कृत करते हैं, तो पहले तो अच्छा होता है, लेकिन उसका जो परिणाम होता है लॉन्ग टाइम पे वो हमारा खराब होता है। इसीलिए कहा गया कि बद से बदतर स्थिति कर देता है। इसी को कोबरा इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि ये उत्पादन में वृद्धि के बिना मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि से मुद्रा आपूर्ति को बढ़ावा मिलता है। यह अर्थव्यवस्था में प्रतिगामी कर के रूप में कार्य करता है। तो इसमें बताना है कि क्या मतलब मुद्रास्फीति से कौन सा ये प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि जो मुद्रास्फीति जो बढ़ती है तो उसमें मुद्रा आपूर्ति में तो वृद्धि, मुद्रा उत्पादन में वृद्धि किए बिना मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती, इसीलिए तो मुद्रास्फीति होती है। और ये अर्थव्यवस्था में प्रतिगामी कर के रूप में कार्य करता है, मतलब इसका इफेक्ट सभी पे पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा सी ऑप्शन सही होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के संदर्भ में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट है यह ऊर्जा दक्षता संरक्षण यह ऊर्जा संरक्षण अधिनियम 2001 के अंतर्गत स्थापित किया गया एक सांविधिक निकाय है। सेकेंड है यह विद्युत मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। थर्ड है यह उद्योगों के अनिवार्य ऊर्जा अंकेक्षण की विधि और आवधिकता को निर्धारित करता है। तो ये हमारे तीनों स्टेटमेंट इसके सही हैं, क्योंकि ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के संदर्भ में ये तीनों सही है। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो गया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि यूटिलिटी पेटेंट के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही है, ये बताना है। ठीक है, तो यूटिलिटी पेटेंट उन गौण खोजों को प्रदान किया जाता है जो पेटेंट के लिए आवश्यक आविष्कारिता के स्तर पर नहीं होती हैं। सेकेंड है यह भारत में यूटिलिटी पेटेंट को सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, मतलब यूटिलिटी जो पेटेंट है उसको भारत सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। तो इसके बारे में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट इसमें सही हैं। जो यूटिलिटी पेटेंट होता है इसमें भारत उसको सुरक्षा प्रदान नहीं करता है, और ये हमारा जो भारतीय पेटेंट संहिता है 1970 का, उसी की धारा 3 के अंतर्गत कहा गया है कि ये उसको प्रदान नहीं करेगा। ये होते क्या है कि जो ये वृद्धिशील इनोवेशन होते हैं, जो यूटिलिटी आविष्कार परक होते हैं वृद्धिशील, उन्हीं के बारे में बताया गया। जैसे एक बार पेटेंट खत्म हो गया, फिर उसमें थोड़ा सा खोज करके और उसको वैल्यूएट करके उसमें थोड़ा सा बढ़ा दिया जाता है, तो उन्हीं को पेटेंट जो आगे बढ़ाया जाता है उन्हीं के बारे में बात करता है। तो भारत इनकी सुरक्षा नहीं करता है, और ये मतलब इसी को यूटिलिटी पेटेंट बोलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित संगठनों को उनके गठन के वर्ष के अनुसार कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है कि कौन सा कब बना है। तो फर्स्ट है कि हिंदू मजदूर सभा, सेकेंड है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और थर्ड है भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ। तो इसमें बताना है। तो इसका जो हमारा सबसे पहले इसमें बात करें तो हमारा ऑप्शन इसका तो डी सही हो गया, 2-3, क्योंकि सबसे पहले जो बना है तो ये जो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन है ये 1920 में बना था। ठीक है, और ये हमारा जो भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग संघ है ये 1927 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। और हिंदू मजदूर सभा की बात करें तो ये मतलब 1948 में बना था। तो ये ऑर्डर याद रख सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि यह भारत में महिला आंदोलन की अग्रणी नेताओं में से एक रही हैं। इन्होंने महिला के मताधिकार और बालिकाओं के निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अभियान प्रारंभ किया। उन्होंने बॉम्बे सेवा सदन और पूना सेवा सदन की अध्यक्षता के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने मराठी में अपनी आत्मकथा आमाच्या आयुष्या तिल काड़ी काही आठवणी रचना की है। तो ये मतलब जो परिच्छेद किया गया किसके बारे में बताया गया ये बताना है। तो फर्स्ट है इसमें सिंधुताई सपकाल, और बी है सावित्रीबाई फूले, और सी ऑप्शन है कि रमाबाई रनाडे, और डी है हीराबाई टाटा। तो इसका सी ऑप्शन चाहिए। जो रमाबाई रनाडे हैं इन्हीं के बारे में बताया गया। इन्होंने ही महिला उत्थान के बारे में बात की है, और इनकी यही रचना है कि अमाच्या आयुष्यतील काही अठवाणी, और जो इन्होंने ही बॉम्बे में सेवा सदन और पूना सेवा सदन की अध्यक्षता की थी। ठीक है, तो ये याद रख सकते हैं आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। 20 पंथी संप्रदाय भारत में प्रचलित निम्नलिखित धार्मिक प्रथाओं में से किससे संबंधित है ये बताना है। तो ए ऑप्शन है बौद्ध से, बी है शैव से, और सी ऑप्शन है जैन से, डी है वैष्णव से। तो इसका ऑप्शन सी सही है। ये जैन संप्रदाय से स्थित है। ये जैन संप्रदाय में जो हमारे
दिगंबर हुए, दिगंबर थे। दिगंबर और श्वेतांबर दो शाखाओं में डिवाइड था जैन संप्रदाय, तो इसमें जो दिगंबर थे उन्हीं के बारे में बताता है ये 20 संप्रदाय। इसमें होता क्या है कि जो उनके जो तीर्थकर हुए हैं उन्हीं की मूर्ति पूजा के बारे में ये बताया गया है उनके मठों में, ठीक है। और इसी के साथ साथ इसमें जो है दिगंबर में 20 पंथी, 13 पंथी और तारणा पंथी, ये 3 और भी इन पे सम्मिलित किए गए हैं, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विजयनगर साम्राज्य के संबंध के दौरान अमार नायकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था। सेकंड है, अमर नायक ऐसे नागरिक होते थे जिन्हें शासन करने हेतु कर संग्रहण शक्ति के क्षेत्राधिकार दिए गए थे। सेकंड थर्ड है कि इन्हें एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, तो ये गलत है, उनको एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र पर स्थानांतरित किया जाता था। और ये अमर नायक होते थे, ये नागरिक अधिकारी नहीं होते थे, ये जो हमारे सैन्य सरदार होते थे उन्हीं के बारे में बताया गया। और ये क्या करते थे कि मतलब प्रशासन के लिए इनको दिया जाता था कि जो किसान और शिल्पकार और व्यापारी होते थे उनसे कर एकत्रित करने के लिए इनको अधिकार दिए गए थे, ठीक है। तो ये भी हमारा गलत हो गया ये, लेकिन फर्स्ट सही है, ये विजयनगर साम्राज्य का एक प्रमुख राजनीतिक नवाचार था, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में 13 नंबर में कहा गया कि मोहिनीअट्टम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। फर्स्ट है, उसकी उत्पत्ति उड़ीसा के मंदिरों में हुई है, यह शास्त्रीय एकल नृत्य है। थर्ड है कि इसमें चेहरे के सूक्ष्म हाव भाव के साथ हाथों की मुद्राओं और मुखाभिनय पर बल दिया जाता था। तो ये हमारा सेकेंड और थर्ड तो सही है, ये एकल शास्त्रीय नृत्य है, चेहरे के सूक्ष्म हाव भाव और हाथों की मुद्राओं और मुखाभिनय पर बल दिया जाता है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो गया। लेकिन जो ये उड़ीसा के मंदिरों में बताया गया तो नहीं नहीं नहीं, ये केरल के मंदिरों में किया गया था, उड़ीसा में कहाँ ऐसा किया गया था मोहिनीअट्टम, ठीक है। तो उड़ीसा में तो उड़ीसी नृत्य के बारे में बात किया गया। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। अर्थव्यवस्था के संदर्भ में काब वेब सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो फर्स्ट है, यह मांग बढ़ने और अर्थव्यवस्था को बढ़ाने हेतु बढ़ावा देने के लिए विस्तारवादी राजकोषीय नीति का समर्थन करने वाला आर्थिक सिद्धांत है। बी ऑप्शन है, यह इस विचार का समर्थन करता है कि कीमतों में उतार चढ़ाव के फलस्वरूप आपूर्ति और उतार चढ़ाव हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप कीमतों में वृद्धि और कमी के चक्र की उत्पत्ति होती है। सी ऑप्शन है, यह निर्यात और मुद्रा के मूल्य के मध्य प्रत्यक्ष संबंध का वर्णन करता है। डी ऑप्शन है, यह मानव और प्रकृति के मध्य सामंजस्यपूर्ण आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने वाला दृष्टिकोण विकसित करने पर केंद्रित सिद्धांत है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जो यह इस विचार का समर्थन करता है कि कीमतों में उतार चढ़ाव के फलस्वरूप आपूर्ति में उतार चढ़ाव हो सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप कीमतों में वृद्धि और कमी के चक्र की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो ये काब वेब सिद्धांत था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि यह मुख्यतया भारत, तिब्बत क्षेत्र और भूटान, नेपाल, चीन, मंगोलिया जैसे क्षेत्रों में प्रचलित चिकित्सा की सर्वप्राचीन पद्धतियों में से एक है। इसमें निदान के लिए जटिल दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है। इसमें नाड़ी विश्लेषण तथा मूत्र विश्लेषण जैसी तकनीकी सम्मिलित होती है तथा इसमें व्यवहार एवं आहार परिवर्तन व प्राकृतिक सामग्रियों से निर्मित औषधियों का उपयोग किया जाता है। हाल ही में भारत ने इस चिकित्सीय पद्धति को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल होने हेतु नामांकित किया है। तो ये किस पद्धति के बारे में बताता है। तो फर्स्ट है सिद्ध, सेकंड है कि यूनानी, सी है सेवारुगपा और डी है एक्योपंचर। तो इसका ऑप्शन सी सही है, जो सेवारुगपा है इसके बारे में ये बताता है। यही मतलब इसी के बारे में भारत ने इसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत यूनेस्को में शामिल होने के लिए नामांकित किया है। और ये मंगोलिया, भारत, तिब्बत क्षेत्र, भूटान क्षेत्र और चीन में इसकी जो है प्रचलित है ये चिकित्सा पद्धति, ठीक है। और इसका नाड़ी विश्लेषण और मूत्र विश्लेषण से किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से निकाय प्रकृति में अर्धन्यायिक और संवैधानिक निकाय हैं। तो फर्स्ट है भारतीय निर्वाचन आयोग, सेकेंड है केंद्रीय सूचना आयोग, थर्ड है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, फोर्थ है वित्त आयोग। तो इसका जो है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट सही है, मतलब बी ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि वित्त आयोग का जो संविधान में 280 आर्टिकल में किया गया है और ये अर्धन्यायिक निकाय है। और ये जो भारत का संविधान है इसका 324 आर्टिकल में इसका उल्लेख किया गया है। तो ये भी संवैधानिक भी है और हमारा अर्धन्यायिक भी है। लेकिन ये जो होता है कि हमारा केंद्रीय सूचना आयोग और राष्ट्रीय मानवाधिकार ये नहीं है, क्योंकि ये स्टेटूटरी मतलब सांविधिक निकाय हैं, ना कि संवैधानिक हैं। लेकिन अर्धन्यायिक ये भी निकाय दोनों हैं, ठीक है। क्योंकि जो होता क्या है कि
इसमें 3 टाइप के ये प्रोविज़न होते हैं। एक में होता है कि जो जिनका संविधान में उल्लेख होता है उन्हें संवैधानिक निकाय बोलते हैं, लेकिन जिनका संसद में कानून बना के मतलब एक्ट पास करके बनाया जाता है उन्हें सांविधिक या स्टेचुअरी निकाय बोलते हैं। और जो मतलब गवर्नमेंट के ऑर्डर पे बनाए जाते हैं उन्हें संविधानेतर बोलते हैं, मतलब एक्स्ट्रा बॉडी बोलते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डर बॉडी बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 टाइप के होते हैं। तो ये वाले जो हमारे केंद्रीय सूचना आयोग ये और राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ये एक्ट द्वारा बनाए गए हैं। ठीक है, पार्लियामेंट द्वारा, इसीलिए ये संवैधानिक नहीं है बल्कि सांविधिक निकाय है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे एल नीनो दक्षिणी दोलन नामक मौसमी परिघटना से संबद्ध किया जा सकता है? तो फर्स्ट है पेरू के तट पर गर्म जलधारा की उपस्थिति और प्रशांत क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया पर दबाव की स्थिति, और उसके बाद है कि भारत में सूखे की घटना, और फोर्थ है चीन में बाढ़ की घटना। तो इसमें बताना है कि एल नीनो की क्या विशेषताएं हैं तो उनके बारे में। तो इसका और ये चारों जो है हमारी विशेषताएं, क्योंकि जो एल नीनो होता है तो वहाँ जो सामान्य स्थिति होती है तो वहाँ ठंडी जलधारा होती है, लेकिन जब एल नीनो इफेक्ट होता है तो वहाँ गर्म जलधारा उत्पन्न होती है। और प्रशांत क्षेत्र में जो ऑस्ट्रेलिया वाला क्षेत्र होता है, ये जो ऑस्ट्रेलिया है और ये पेरू है और यहाँ पे पेरू है, और ये इंडियन ओशन है, ये वाला इंडियन ओशन हो गया। तो यहाँ पे जो है आपका हाई प्रेशर बनता है। ठीक है, यहाँ हाई प्रेशर बनता है, यहाँ लो प्रेशर बनता है, और यहाँ हाई प्रेशर बनता है। ये और इंडियन ओशन और इंडियन लैंड जो होती है उस पर जो है आपका हाई प्रेशर बनता है, यहाँ लो प्रेशर बनता है और यहाँ हाई प्रेशर बनता है। ठीक है, तो ये धाराएं इधर चलने लगती, इसीलिए यहाँ सूखे की स्थिति होती है और यहाँ बाढ़ की स्थिति होती है, ये चाइना वाले क्षेत्र में। ठीक है, यहाँ बारिश ज़्यादा होती है। तो हमारा इसका डी ऑप्शन सही हो गया, चारों ऑप्शन सही हैं। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यह पंजाब क्षेत्र में ऊंट सवारों के लोक गीतों से प्रेरित अर्धशास्त्रीय गायन शैली है। इसका पंजाबी और पाश्तो दोनों भाषाओं में गायन किया जाता है। लयबद्ध और द्रुत सुरों के साथ तेज और अचानक किए जाने वाले उतार चढ़ाव इसकी विशेषता है। उपयुक्त परिच्छेद में निम्नलिखित में से किस क्षेत्रीय संगीत का वर्णन किया गया है? तो फर्स्ट है कव्वाली, बी है टप्पा, सी है पडवानी और डी है कजरी। तो इसका बी ऑप्शन सही है। ये टप्पा के बारे में बात करता है जो हमारे पंजाब क्षेत्र में गाया जाता है। और ये कव्वाली की बात करें तो इसका अमीर खुसरो ने इसका आविष्कार किया था कि इसमें गीतों का गान किया जाता है, ईश्वर को प्रसन्न किया जाता है। पडवानी की बात करें तो ये हमारा छत्तीसगढ़ में गाया जाता है। और कजरी तो हमारा जो भाद्रपद होता है उसी में ये यूपी में गाया जाता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसमें कहा गया है कि नेक्स्ट है बौद्ध संगीतियों के बारे में बताया गया कि कौन सा कथन सही है, ये बताना है। तो प्रथम बौद्ध संगीत में सूत पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था। द्वितीय बौद्ध संगीत में त्रिपिटक को पूरा करने तथा अभिधम्म का संकलन किया गया था। थर्ड है तृतीय बौद्ध संगीत के उपरांत बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदाय का स्पष्ट विभाजन है। तो हमारा इसमें ऑप्शन ए सही है, केवल फर्स्ट सही है। प्रथम बौद्ध संगीत में सूत्र पिटक और विनय पिटक का संकलन किया गया था, लेकिन जो त्रिपिटक को पूरा और अभिधम्म का संकलन की बात करते हैं तो ये द्वितीय में नहीं था, ये तृतीय बौद्ध संगीत की बात करता है। ठीक है, उसमें था। और ये जो तृतीय बौद्ध संगीत में जो कहा गया है कि बौद्ध धर्म और हीनयान महायान को अलग विभाजन हो गया था, तो नहीं, ये चतुर्थ बौद्ध संगीत की बात करता है, तृतीय में नहीं हुआ था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें संविधान का 103वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के संदर्भ में बताना है कि कौन सा सही है। तो ये फर्स्ट है कि यह राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है। सेकंड है यह समाज के कमजोर वर्गों को शैक्षिक और आर्थिक हितों को संरक्षण प्रदान करने हेतु अनुच्छेद 46 को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है। तो सेकेंड तो ये हमारा सही है, तो हमारा बी ऑप्शन इसका सही हो गया। लेकिन फर्स्ट ये सही नहीं है, क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग आयोग बना है ये 103वां नहीं 102वां संविधान संशोधन अधिनियम है। ठीक है, उसके अंतर्गत बनाया गया है। और ये ईवीएस जो समाज के कमजोर वर्गों की बात करता है, ईवीएस ये हमारा 103वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किया गया है, जिसमें अनुच्छेद 46 को प्रभावी बनाया गया है, जो फंडामेंटल राइट्स में दिए गए हैं कमजोर वर्गों के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस प्रजाति को ऑटोजेनिक यानी स्वतः जाति पारिस्थितिकी तंत्र इंजीनियर कहा गया है? फर्स्ट है प्रवाल, सेकेंड है लियाना और थर्ड है खोल युक्त मोलास्का, फोर्थ है कड़फुड़वा। तो इसमें जो है ये कड़फुड़वा तो नहीं है, क्योंकि ये होते क्या हैं एक्चुअली, 1 2 मतलब प्रवाल, लियाना और खोल युक्त, ये तीनों सही हैं हमारे। तो हमारा 1 2 3 सी ऑप्शन सही हो गया।
ये स्वतः इंजीनियर की बात होते क्या है कि ये अपनी मतलब शारीरिक संरचना में परिवर्तन करके परिवास का निर्माण करते हैं, इसीलिए जो है इन्हें ऑटोजेनिक कहा जाता है। और ये कड़फड़ुआ जो होता है ये एलोजेनिक होता है। एलोजेनिक मतलब जो अपनी संरचना में परिवर्तन ना करके किसी अन्य चीज़ में परिवर्तन करके, जैसे ये कड़फड़ुआ क्या होता है कि घोंसला बनाता है, जो पेड़ों में घोंसला बनाता है, तो वो मतलब किसी दूसरी चीज़ को परिवर्तित करके वो आश्रय प्रदान कर रहा है आप स्वयं को या किसी दूसरे जीव को, ठीक है। तो इसे एलोजेनिक बोलते हैं। और ऑटोजेनिक जो स्वयं करते हैं, ठीक है, स्वयं अपने में परिवर्तन करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट में कहा गया है कि कुछ वर्ष पूर्व सीएफएल कम्पैक्ट फ्लोरेंस लाइट बल्ब घरेलू उपयोग में थे, वर्तमान में एलईडी बल्ब की मांग है, संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। फर्स्ट है सीएफएल बल्ब की तुलना में किसी भी वाट की क्षमता के एलईडी बल्ब में अधिक ल्यूमेन यानी प्रदीप्त यानी प्रकाश होता है। सेकेंड है एलईडी बल्ब में डायोड होते हैं और वहीं सीएफएल बल्ब में पारायुक्त तंत्र का उपयोग किया जाता है। थर्ड है सीएफएल बल्ब की तुलना में एलईडी बल्ब की उपयोग अवधि अधिक होती है। तो इसका जो ऑप्शन की बात करें तो हमारा केवल थर्ड ही सही है, ये डी ऑप्शन केवल सही है, क्योंकि ये बल्ब की तुलना में एलईडी बल्ब की उपयोग अवधि अधिक होती है। लेकिन जो ये बताया गया कि एलईडी बल्ब में डायोड होते हैं और सीएफएल में पारातंत्र, तो ये गलत है। सीएफएल में डायोड होते हैं लेकिन एलईडी बल्ब में पारातंत्र होता है, ठीक है। और ये सीएफएल की जो किसी भी वाट की बात करता नहीं 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 नहीं, सीएफएल के उसी वाट की अगर बात करें तो उसमें ज़्यादा होगा एलईडी बल्ब में ल्यूमेन मतलब प्रदीप्त यानी प्रकाश ज़्यादा होगा। लेकिन अगर किसी भी वाट की करें तो अगर सीएफएल की 100 वाट की है और आप 100 वाट की है मतलब सीएफएल, और आप वहाँ पर लगा रहे हो कि 5 वाट की ये लगा रहे हो एलईडी बल्ब, तो थोड़ी इतनी प्रकाश देगा। तो मतलब उसी के अगर 100 वाट का आप लगा रहे हो सीएफएल और 100 वाट का ही आप एलईडी बल्ब लगा रहे हो तो एलईडी बल्ब की ज़्यादा उसकी मतलब प्रकाश उसमें ज़्यादा होगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो पर्वत श्रृंखलाएं दी हैं, हिमालय के प्रकार दिए गए कि किसमें कौन सी श्रृंखला है। तो धौलाधार पंजाब हिमालय, धौलागिरी नेपाल हिमालय, नंदा देवी कुमाऊं हिमालय, और फोर्थ है कि नामचा बर्रा बरवा असम हिमालय। तो ये सारे सुमेलित हैं हमारे, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य निर्वाचन आयुक्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही बताना है कि कौन सा है। तो ये फर्स्ट है वह संबंधित राज्य विधानसभा में एक संकल्प पारित होने के उपरांत मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। सेकंड है उसे केवल उस रीति और आधार पर ही पदच्युत किया जा सकता है जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संदर्भित करता है। तो ये तो हमारा सही है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उसी के आधार पर हम किसी इसको हटा सकते हैं राज्य निर्वाचन आयुक्त को, ठीक है। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो गया। लेकिन ये सेकेंड हमारा गलत है, मुख्यमंत्री नियुक्त नहीं करता है, ये राज्यपाल इसकी नियुक्ति करता है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि भारत प्रशासन के संदर्भ में मोटेयल और वेटी शब्द संदर्भित करते हैं। तो फर्स्ट ए ऑप्शन है कि राज्य के अधिकारियों को भोजन प्रदान करने के दायित्व को, बी है श्रम सेवाएं प्रदान करने के दायित्व को, सी है नगद में ग्रामीण कर का भुगतान करने के दायित्व को, और डी है युद्ध के समय सैन्य सेवा प्रदान करने के दायित्व को। तो इसके बारे में बताना है कि कौन सा सही है, जो ये मोटेयल और वेटी हैं। तो ये ऑप्शन जो बी सही है इसका, कि श्रम सेवाएं प्रदान करने के दायित्व को ही मोटेल और वेटी शब्द संदर्भित करता था, जो चोला प्रशासन था उसके शासनकाल में, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मतलब कौन सही है ये बताना है। तो फर्स्ट है यह संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वाधान में एक पर्यावरण संधि है। सेकेंड है इसे यह सुनिश्चित करने के लिए अधिदेशित किया गया है कि वन्य पादपों और जंतुओं का व्यापार प्रकृति के संरक्षण के समक्ष खतरा उत्पन्न ना करे। थर्ड है कि यह हाल ही में भारत ने CMS के पक्षकारों के सम्मेलन मतलब CMS-COP 13 का आयोजन किया है। तो ये हमारा सही है, क्योंकि गुजरात में अभी किया गया है, इसका जनवरी में ये सम्मेलन हुआ है प्रवासी प्रजाति के संरक्षण के लिए, ठीक है। ये गुजरात में भारत ने इस बार होस्ट किया है इसको 2020 में। और ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तत्वाधान में एक पर्यावरण संधि है, ठीक है। तो ये फर्स्ट और थर्ड तो हमारा सही हो गया। तो इसका ऑप्शन हमारा बी सही हो गया। लेकिन ये जो बताता है तो ये अधिदेशित करता है, सुनिश्चित करता है कि आदेश किया गया कि वन्य पादप और जंतुओं के व्यापार प्रकृति के संरक्षण में, तो ये इसका काम नहीं है, ये ट्रैफिक का काम है, ठीक है। ये ट्रैफिक जो संस्था है उसका काम है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कभी कभी सुर्खियों में रहने वाले स्थानों और उनके तत्स्थानीय देशों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों से विचार करना है।
तो फर्स्ट है कि देश दिए गए हैं और स्थान दिए गए कैंटोलोनिया स्पेन, बोगिन विले पपुआ न्यू गिनी, और थर्ड है रोजावा सीरिया। तो ये तीनों सम्मिलित हैं। कैंटोलोनिया स्पेन का जो है शासित प्रदेश है, और क्योंकि यहाँ वहाँ पे ये हुआ था, जनमत संग्रह हुआ था। और बोगीविले पपुआ न्यू गिनी का। रोजोवा अभी सीरिया का जो टर्की ने इसको विद्रोह को दबाने के लिए यहाँ पे आक्रमण किया था, इनको दबाने के लिए, ठीक है। तो ये न्यूज में थे, तो इनको ध्यान रख सकते हैं, ऐसे पूछ लेता है यूपीएससी, बहुत फ्रिक्वेंटली पूछता है ऐसे अब क्वेश्चनों को, ठीक है। तो हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। चलते नेक्स्ट में। नेक्स्ट में कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से वित्तीय आपातकाल के संदर्भ में के परिणाम है, ये बताना है कि जो वित्तीय आपातकाल की घोषणा होती है उसके संदर्भ में। तो फर्स्ट कहा गया है कि राष्ट्रपति संघ या राज्य में सेवारत व्यक्तियों के सभी वर्गों के वेतन और भत्तों में कटौती किए जाने के निर्देश जारी कर सकता है। सेकेंड है केवल धन विधेयक को छोड़कर सभी विधेयकों को केंद्र धन विधेयक को छोड़कर सभी विधेयकों को राज्य के विधानमंडल द्वारा पारित किए जाने के उपरांत राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने हेतु निर्देश जारी कर सकता है। उसके बाद थर्ड है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्तों में कमी के निर्देश जारी कर सकता है। तो ये तो हमारा सही है कि कमी के निर्देश जारी करने की शक्ति होती है, और राष्ट्रपति को जो है संघ और राज्य सेवा के व्यक्तियों के सभी वर्गों में वेतन की कटौती कर सकता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सही हो गया इसका 1 और 3, सी ऑप्शन सही हो गया। लेकिन जो ये सेकेंड में इसमें कहा गया है कि केवल धन विधेयक को छोड़कर, तो नहीं, केंद्र के नहीं, ये जो राज्य के धन विधेयक को छोड़कर सभी विधेयकों को राज्य के द्वारा पारित किए जाने के उपरांत राष्ट्रपति के विचाराधीन आरक्षित करने का निर्देश जारी कर सकता है, ठीक है। तो हमारा सेकेंड गलत हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कौन सा अफ्रीका महाद्वीप का सुदूरतम दक्षिणी बिंदु है, तो ये बताना। फर्स्ट है कि दक्षिण पूर्व अंतरिक्ष, बी है केप अगुल्हास, सी है केप हॉर्न, और डी ऑप्शन है केप ल्यूनियन। तो इसका बी ऑप्शन है, ये केप अगुल्हास है, जो केप ऑफ हॉर्न के करीब पड़ता है साउथ अफ्रीका में, वही सबसे दक्षिणतम बिंदु है दक्षिण अफ्रीका का, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप का दक्षिण, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एनिमेटेड डोमेन का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस अधिकार से संबंधित है, तो फर्स्ट है कि ए ऑप्शन है स्वतंत्र रूप से आवागमन का अधिकार, बी है संगम निर्माण का अधिकार, सी है संपत्ति का अधिकार, डी है शिक्षा का अधिकार। तो इसका सी ऑप्शन है संपत्ति का अधिकार है, इसी को डोमेन एनिमेटेड डोमेन अधिकार का है, क्योंकि जो राज्य का जो संपत्ति का जो अधिकार था नागरिकों को, उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। उसके बाद जो है राज्य उसको प्रयोग कर सकती थी, ठीक है, उसी के बारे में ये था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि पूंजीपतियों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, प्रजातियों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। तो फर्स्ट है या परिवार की विशेषता या लक्षण को निर्दिष्ट करने वाली जैविक प्रजातियां हैं। सेकेंड है पारिस्थितिकी तंत्र में केवल सूक्ष्म जीव संकेतक प्रजातियों के रूप में कार्य करते हैं। थर्ड है लाइकेन केवल प्रजाति का उदाहरण है, लाइकेन संकेतक प्रजाति का उदाहरण है। तो इसके बारे में बताना है। तो इसका जो फर्स्ट है ये तो हमारा सही है, और फर्स्ट के साथ साथ ये थर्ड जो है हमारा, थर्ड भी हमारा इसका सही है, क्योंकि जो लाइकेन है ये संकेतक प्रजाति का उदाहरण है। लेकिन तो इसका ऑप्शन हमारा पहले देख लेते हैं, डी हो गया। लेकिन ये जो बताया गया है कि केवल सूक्ष्म जीव, तो नहीं, केवल सूक्ष्म जीव नहीं, सूक्ष्म जीव और जंतु दोनों जो है पारिस्थितिक तंत्र में प्रजातियों के रूप में जो है संकेतक के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसमें कहा गया भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महाराष्ट्र में स्थापित समानांतर सरकार के संदर्भ में बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट है इसमें अस्पृश्यों को विवाहों के लिए आमंत्रित करके सामाजिक सुधार को आरंभ किया। सेकेंड है इसने न्याय प्रदान करने के लिए स्थानीय न्यायालयों की स्थापना की। थर्ड है कि इस सरकार को अंग्रेजों द्वारा निर्ममता से समाप्त कर दिया गया और यह केवल 6 माह तक अस्तित्व में रही। तो ये 6 माह तक तो नहीं, क्योंकि 6 माह से तो ज़्यादा ही चली थी ये, तो ये हमारा गलत हो गया, थर्ड वाला तो पहले ही गलत हो गया ऑप्शन, ठीक है। क्योंकि इसमें जो था ये अस्पृश्यों की जो बात करता है, तो ये तो हमारा सही है। जो अस्पृश्यों के लिए था तो ये विवाहों को आमंत्रित करने के लिए सामाजिक सुधार को आरंभ किया था और न्याय प्रदान के लिए स्थानीय न्यायालयों की स्थापना की थी। तो ये दोनों हमारे सही हैं, 1 और 2 बी ऑप्शन सही हो गया। लेकिन ये जो थी ये 17 में तो 3 साल लगभग 42 से 45 तक चली थी, ठीक है, 1942 से 45 तक चली थी, और बलिया में भी चली थी, और महाराष्ट्र उसके बाद आपको देखने को मिलेगा
वेस्ट बंगाल में वो भी 44 तक चली थी, तो ये तो केवल 6 महीने की बात करता है, तो ये गलत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्यसभा के सभापति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। वह राज्यसभा के सभापति का अधीनस्थ अधिकारी होता है। वह संसद के किसी भी सदन में किसी भी सत्र में भाग ले सकता है। उसके वेतन और भत्ते भारत की संसदीय नीति पर भारित होते हैं। तो ये हमारा सी ऑप्शन सही है इसका, केवल नहीं, इसका थर्ड ऑप्शन सही है कि केवल तीन, इसका सही है ए ऑप्शन। और ये जो कहा गया है कि संसद के किसी भी, तो नहीं, ये राज्यसभा के सदन में भाग ले सकता है, ना कि लोकसभा के। ठीक है, तो राज्यसभा के सदन सत्र में भाग लेता है, संसद के किसी सत्र में नहीं। ठीक है, और ये राज्यसभा के सभापति का अधीनस्थ अधिकारी, तो नहीं, ये अधीनस्थ नहीं होता, ये स्वतंत्र से होता है, वो अपने सदस्यों में से चुना जाता है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि इंडियन होम रूल लीग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एनी बेसेंट की होम रूल लीग के माध्यम से अपना राजनीतिक जीवन आरंभ किया। सेकंड है कि इसने ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की थी। थर्ड है बाद में नाम परिवर्तित कर कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया लीग कर दिया गया। वर्ष 1915 में कांग्रेस अधिवेशन ने होम रूल लीग की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की थी। तो हमारा इसके फर्स्ट और जो थर्ड ऑप्शन है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एनी बेसेंट की होम रूल लीग की माध्यम से इसका राजनीतिक जीवन प्रारंभ किया, ये भी सही है। और बाद में नाम इसका जो होम रूल लीग का नाम कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया रख दिया गया। तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड सही है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो गया। लेकिन जो इसमें ये कहा गया है कि इसमें 1915 में कांग्रेस अधिवेशन ने होम रूल लीग की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति दी थी, तो नहीं, ये 2015 में स्वीकृत नहीं दी थी। और ये पूर्ण स्वतंत्रता की भी मांग इसने नहीं की थी, इसमें केवल इन्होंने मांग की थी जो था हमारा डोमेन स्टेटस। ठीक है, स्वायत्तता का डोमेन स्टेटस की बात कर रहे थे ये लोग, डोमेनियन स्टेटस की बात कर रहे थे, ना कि पूर्ण स्वतंत्रता की। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो फर्स्ट है प्लीहा, बी ऑप्शन है अस्थि मज्जा, सी है माइटोकॉन्ड्रिया और डी है छोटियाँ। तो ए ऑप्शन सही है, प्लीहा को कहा जाता है। और आरबीसी का कार्यकाल की बात करें तो 120 दिन ये जीवित रहती हैं। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में जारी प्रारूप मॉडल किराएदारी अधिनियम 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सही है, ये बताना है। तो फर्स्ट है, यह किराएदारी समझौता और विवाद निपटान के पंजीकरण के लिए किराया प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव करता है। सेकेंड है, किराया प्राधिकरण के आदेश के विरुद्ध अपील संबंधित राज्य के सिविल न्यायालयों में होगी। थर्ड है, भूस्वामी 1 वर्ष की किराया राशि सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में मांग सकते हैं, जो कि वापसी योग्य होगी। तो हमारा फर्स्ट इसमें सही है। ठीक है, केवल एक स्टेटमेंट सही है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। लेकिन जो ये बताता है कि किराया प्राधिकरण आदेश के विरुद्ध अपील, तो ये अपील का कोई प्रोविज़न नहीं है, ये किराया प्राधिकरण एक्ट के अंतर्गत ही ये इसका किया जाएगा निपटान, और इसमें अपील नहीं की जा सकती। और ये भूरा जो स्वामी जो 1 वर्ष का नहीं, तो ये 1 वर्ष का नहीं, 2 महीने का किराया ही ले सकता है, 2 मंथ का। ठीक है, वो भी वापसी योग्य होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अपक्षय से संबंधित है। फर्स्ट है विलगन, सेकेंड है कार्बोनेशन, और थर्ड है जल योजन, फोर्थ है विलयन। तो इसका ऑप्शन जो है हमारा सही है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये तीनों सही है, हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। लेकिन ये विलगन है, ये भौतिक क्रिया है, ना कि रासायनिक क्रिया। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि 16 वनों और घास भूमियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये बताना है। तो फर्स्ट है, ये नीलगिरी की जलधाराओं की जल आपूर्ति के संरक्षण में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। सेकेंड है, बी ऑप्शन है कि 16 वनों में उगने वाली वनस्पतियां सदाबहार होती हैं। थर्ड है, सी ऑप्शन है कि यह मुख्य रूप से हिमालय की रोडोडेंड्रॉन प्रजाति पाई जाती है। डी ऑप्शन है, इसमें कास्ट कर्म के चलते इसका अत्यधिक व्यावसायिक महत्व है। तो ये गलत है, अत्यधिक व्यावसायिक महत्व नहीं है, क्योंकि ये जो है घास भूमियाँ होती हैं जो सदाबहार वन होते हैं, तो इनकी जो लकड़ी है वो उच्च कोटि की नहीं होती है, क्योंकि इससे कोई अच्छी फर्नीचर्स वगैरह नहीं बनाए जाते, इसलिए इसका व्यावसायिक महत्व नहीं होता है। तो डी ऑप्शन सही है। और ये रोडोड्रेगन डान प्रजाति यहाँ पाई जाती है हिमालय की। 16 वन जो सदाबहार प्रकृति के होते हैं, और उनकी जल आपूर्ति नीलगिरी की जलधाराओं की जल आपूर्ति के संरक्षण में होती है। सॉरी, ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। और इसमें जैव सुरक्षा का पर कार्टेजोनो प्रोटोकॉल के संदर्भ में बताना है कौन सा सही है। तो फर्स्ट है, यह जैव विविधता पर अभिसमय के पूरक के रूप में जैव सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता है।
यह आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए संशोधन जीवों मतलब लिमोआ की एक देश से दूसरे देश में आवाजाही को नियंत्रित करता है। थर्ड है यह आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच तथा उसके लाभ सहभाजन को भी नियमित करता है। तो इसमें बताना है कि कौन सा सही है जैव सुरक्षा कॉर्टोजानो प्रोटोकॉल पे। तो इसका ऑप्शन सी सही है हमारा, फर्स्ट एंड सेकंड सही है। ये जैव विविधता अभिसमय का पूरक और जैव सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। यह आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के परिणामस्वरूप उत्पन्न हुए संशोधनों और जीवों की एक देश से दूसरे देश में आवाजाही को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये तो हमारा सही है। लेकिन जो ये हमारा कहा गया है कि आनुवांशिक संसाधनों तक पहुँच की बात करता है, तो नहीं, ये आनुवांशिक संसाधनों की पहुँच में सहभाजन में विनियमित नहीं करता है। ये कार्यान्वित करने के लिए एक कानूनी ढांचा है। ठीक है, तो ये गलत हो गया हमारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से प्रायः सुर्खियों में रहने वाला एक पद एक्का अल्ता का सही वर्णन है। तो फर्स्ट है यह उत्क्रमणीय जलवायु परिवर्तन की मौसमी परिघटना है जिसमें जल जम कर बर्फ की परत बन जाता है। बी ऑप्शन है यह कपासी मध्य ऊंचाई वाले बादलों से होने वाली वर्षण है। इसका उपयोग अधिक ऊंचाई पर ताजे जल के शुद्धतम रूप में नई पिघली बर्फ के वर्णन के हेतु किया जाता है। डी ऑप्शन है कि यह उत्तरी एड्रियाटिक सी में आवधिक रूप से घटित होने वाली असाधारण रूप से उच्च ज्वारों का वर्णन करने वाला एक पद है। तो इसका डी ऑप्शन सही है। जो ये एड्रियाटिक सागर में आवधिक रूप से घटित होने वाले असाधारण रूप से उच्च ज्वार का वर्णन करने वाला एक पद है एक्का अल्टा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि हाल ही में इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम की भारत को बिक्री किए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है जो भारतीय सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण में वृद्धि करेगा। इसकी स्वीकृति प्रदान की गई, मतलब किस देश के द्वारा इसकी स्वीकृति प्रदान की गई। फर्स्ट है कि संयुक्त राज्य अमेरिका, सेकेंड है यूनाइटेड किंगडम, सी है कि इजराइल और डी है हमारा रूस। तो इसका ए ऑप्शन सही है, यूएसए ने दी है इसकी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 43। तो इसमें कहा गया कि मांग की कीमत लोच के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है कि यह किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के प्रति उसकी मांग की अनुक्रियात्मकता की एक माप है। सेकेंड है विलासिता की वस्तुओं की मांग सामान्यतः लोचहीन होती है। तो ये गलत है, ये लोचहीन नहीं होती। विलासिता की जो मांग सामान्यतः लोचदार होती है। ठीक है, लोचदार होती है ये, और ये हमारा फर्स्ट सही हो गया। तो इसका ए ऑप्शन सही है कि मतलब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन उसकी प्रति मांग की क्रियात्मकता की एक माप है। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो कहा गया तटीय नियमन जोन मतलब CRZ मापदंड 2019 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है ये बताना है। तो ये बताना है आपको। तो फर्स्ट है कि ये समुद्र तटों पर टॉयलेट ब्लॉकों और चेंजिंग रूम जैसी अस्थायी पर्यटन सुविधाओं को प्रतिबंधित करते हैं। सेकेंड है इसके पश्चात पश्च जाल के द्वीप समूहों सहित मुख्य भूमि के निकट द्वीपों के लिए 20 मीटर तक नो डेवलपमेंट जोन निर्दिष्ट किया गया है। और थर्ड है कि पश्चिम बंगाल के सुंदर वन क्षेत्र में खम्बत की खाड़ी की क्रिटिकल वन लेवल, पश्चिम बंगाल के सुंदर वन क्षेत्र और खम्बत की खाड़ी की क्रिटिकल वनरेबल कोस्टल एरिया के रूप में पहचान की गई है। तो प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, एडजस्ट कर लेना आप लोग थोड़ा सा है। तो ये है वनरेबल है। ठीक है, वनरेबल। तो इसका है कि ये हमारा तो थर्ड तो सही है, हमारा सेकंड भी सही है क्योंकि ये जो है सुंदर वन और खम्बत की खाड़ी और कोस्टल एरिया क्रिटिकली वनरेबल क्रिटिकल एरिया के रूप में पहचान करता है। ठीक है, और ये 20 मीटर तक जो है भूमि तट के निकट द्वीपों के नो डेवलपमेंट जोन डिक्लेयर किया। लेकिन ये गलत हो गया हमारा कि ये समुद्र तटीय के टॉयलेट ब्लॉकों और चेंजिंग रूम जैसी अस्थायी व्यवस्थाओं को सुविधाओं को प्रतिबंधित करता है। तो ये अस्थायी सुविधाओं को प्रतिबंधित नहीं करता है पर्यटन के लिए। ठीक है, तो हमारा सेकेंड और थर्ड सही हो गया। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो गया, सेकेंड और थर्ड। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। कभी कभी सुर्खियों में रहने वाला पद द ओनली वन प्रिंसिपल निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में प्रयुक्त होता है। फर्स्ट है G20 देश, बी आसियान, सी यूरोपीय यूनियन और डी ब्रिक्स। तो इसका सी ऑप्शन सही है, ये यूरोपीय यूनियन के लोगों के लिए प्रयुक्त होता है। यह सुनिश्चित करता है कि नागरिक या कोई व्यवसायी केवल एक बार डाटा प्रदान कर दे, बस उसी के लिए ये द ओनली वन, क्योंकि एक ही बार डाटा प्रदान करने की आवश्यकता है, बार बार उससे कोई डाटा नहीं लिया जाएगा।
इसी के बारे में ये बात करता है, द ओनली वन प्रिंसिपल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें फर्स्ट है कि सर्वप्रथम बलवंत राय मेहता समिति द्वारा त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी। सेकेंड है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा भारत के सभी राज्यों में पंचायतों की स्थापना की गई थी। तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि जो पंचायतों की स्थापना जो सभी राज्यों में की गई है वो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत नहीं की गई, ये राज्य विधानसभाओं के अधिनियमों के अंतर्गत की जाती है। ठीक है, तो ये हमारा गलत हो गया और ये फर्स्ट हमारा सही है, बलवंत राय मेहता समिति की द्वारा प्रथम त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया कि यदि आप भारत में हंगुल हिरण को उसके प्राकृतिक परिवास में देखना चाहते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त स्थान है जिसका आप भ्रमण करेंगे। तो फर्स्ट है मानस राष्ट्रीय उद्यान, बी ऑप्शन है दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, सी है काजीरंगा वन्य जीव अभ्यारण्य, सी है केबुल लामजोर राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका ऑप्शन बी सही है, जो हमारा दच्चीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर पे पड़ता है, वहीं ये हंगुल हिरण देखने को मिलता है। और इनकी 3 प्रजातियां हैं, एक हंगुल हिरण है, एक मारखोर है और एक तिब्बती मर्ग चिरू है। ठीक है, तो ये 3 प्रजातियां वहाँ आपको देखने को मिलती हैं और ये क्रिटिकली इंडेंजर हैं। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर हैं IUCN में की रेड लिस्ट में। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। NRI जमाओं के संबंध में बताना है कि कौन सा सही है। तो NRI खातों के लिए केवल विदेशी मुद्रा जमा की अनुमति होती है। सेकेंड है भारत के किसी भी NRI खाते में धन के प्रत्यावर्तन की अनुमति नहीं है। सेकेंड है NRI खातों को भारत के देय बाह्य ऋण के रूप में शामिल किया जाता है। तो ये तो हमारा सही है, थर्ड ऑप्शन की देय बाह्य खातों के रूप में सम्मिलित किया जाता है। लेकिन जो कहा गया केवल विदेशी मुद्राओं के लिए, तो नहीं, ये विदेशी नहीं, ये NRI खाता के जो भारतीय मुद्राओं में भी इनको जमा किया जा सकता है। ठीक है, और सेकेंड में जो कहा गया है कि, तो ये फर्स्ट तो गलत हो गया। सेकेंड में किसी भी NRI के खाते में धन प्रत्यावर्तन की अनुमति नहीं होती। तो प्रत्यावर्तन की अनुमति होती है, लेकिन ये एक योजना होती है विदेशी मुद्रा खाता योजना। इसी के अंतर्गत NRI, PIO और OCB के अंतर्गत जो जिस खाते में पैसे जमा किए जाते हैं वो आवधिक जमा होती है, सावधिक जो जमा होती है, मिनिमम 1 ईयर का और मैक्सिमम 5 ईयर का ये टाइम होता है। ठीक है, इसी के अंतर्गत जमा होते हैं और इस पैसे का प्रत्यावर्तन की अनुमति होती है। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका हमारा 3 केवल ऑप्शन ए सही हो गया, केवल 3। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट में कहा गया है कि हाल ही के दिनों में भारत ने उच्च खाद्य मुद्रा स्फीति का अनुभव किया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन उपाय किए जाने के निकट भविष्य में खाद्य मुद्रा स्फीति में कमी आ सकती है। तो फर्स्ट है कि न्यूनतम निर्यात मूल्य कम करने से, खाद्य पदार्थों के आयात पर सीमा शुल्क कम करने से, FCI द्वारा खाद्यान्नों की खुली बिक्री से, और फोर्थ है आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत आने वाली खाद्य पदार्थों को सूची से हटाने हेतु। तो इसका हमारा FCI की खुली बिक्री जो करने से, तो ये तो हमारा कम होगा। ठीक है, कि मुद्रास्फीति जो खाद्यान्नों की मुद्रास्फीति कम होगी, क्योंकि जब ज़्यादा खाद्यान्न बाहर आ जाएगा मार्केट में तो डिमांड जो है, डिमांड के अनुसार तो उसका रेट अपने आप कम हो जाएगा। और सीमा शुल्कों को कम करने से भी है। तो ये 2 हमारे सही हो गए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन 2 और 3 सही है, ए ऑप्शन। ठीक है, लेकिन ये निर्यात के मूल्य में कम करने से तो नहीं, निर्यात के मूल्य में वृद्धि करने से ही ये इससे निजात मिल सकती है। उसी से तो मुद्रास्फीति, खाद्य मुद्रास्फीति में कमी आएगी। और ये जो कहा गया है कि सूची को हटाने से, तो नहीं, सूचीबद्ध करने से ये समस्या समाप्त होगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें कहा गया है कि फ्रांसुआ वॉर्नियर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है उसने मुगल शासन के दौरान भारत का भ्रमण किया और दारा सिकों के चिकित्सक के रूप में कार्य किया। सेकेंड है उसने भारतीय संस्कृत का महिमा मंडन किया और इसे यूरोपीय संस्कृत की तुलना में अधिक विकसित संस्कृत के रूप में इंगित किया। थर्ड है उसका विवरण मुख्य रूप से पांडुलिपियों के रूप में प्रसारित हुआ और अप्रकाशित रहा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन तो इसका सही है। लेकिन ये जो सेकेंड में कहा गया कि भारतीय संस्कृत का महिमा मंडन किया गया है, तो नहीं, ये भारतीय नहीं, यूरोपीय संस्कृत का महिमा मंडन किया गया है और भारतीय संस्कृत को यूरोपीय संस्कृत की तुलना में हीन बताया गया है, मतलब खराब बताया गया है उसकी तुलना में। और ये जो कहा गया कि पांडुलिपि में प्रकाशित हुआ, तो पांडुलिपियों में तो रहा ही था, उसके साथ साथ ये फ्रांस में इसकी प्रकाशित भी हुआ था। इनकी जो पांडुलिपियाँ थी वो प्रकाशित भी हुई थी फ्रांस में। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन केवल 1 सही है इसका।
तो हमने यहाँ 50 क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं और इसका सेकेंड पार्ट आपको जो है 50 क्वेश्चन अगले पार्ट में देखने को मिलेगा, कल या परसों तक। कल संभवतः इसे हम लोड कर दें, ठीक है। तो ये एंजॉय कर सकते हैं। इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, या फेसबुक का ग्रुप है उसका भी लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। और अगर इसका नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है तो तब भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, उससे आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाता है और आपको वीडियो मिल जाएगा उसका। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बहुत अच्छा मटेरियल मिलने वाला है आपको इसके साथ साथ, ठीक है। तो विभिन्न प्रकार के जो वीडियो आते रहते हैं हमारे, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। इसके साथ साथ देखो और भी हम प्रोग्राम चलाने वाले हैं कि विजन की जो टेस्ट जो करंट अफेयर आती है मंथली की हिंदी वाली, मैं विशेषकर हिंदी वालों के लिए ही ये बना रहा हूँ, ठीक है। तो वो भी आपको देखने को मिल सकती है। तो वो मंथली करंट अफेयर हम लोग सॉल्व किया करेंगे इस पर, ठीक है। तो वो भी इंजॉय कर सकते हैं। पीसीएस की मेरी सीरीज चल रही है, अगर जो लोग पीसीएस भी देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं। तो फिर वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले नेक्स्ट 50 क्वेश्चन के साथ, इंटरेस्टिंग क्वेश्चनों के साथ, ठीक है, जो इंटरेस्ट के साथ सॉल्व करेंगे उनको। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।